तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 आया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये पीपीटी जो है ये मेरे द्वारा बनाया नहीं गया, आप लोग देखिएगा इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। और पीटीसी बड़ोदरा के द्वारा एक आपका कोर्स कंडक्ट किया गया था, जिस कोर्स में ये वाला पीपीटी जो है वो लोग प्रेजेंट किए थे। और हमको ये भी पीपीटी मिला, तो हमको लगा कि आप लोगों के साथ इसको अगर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे तो कुछ बेसिक चेंजेस और मेजर चेंजेस जो डिपार्टमेंट में आया हुआ है तो उसके बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे आपका बताया गया। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है ये हमको अभी फ़िलहाल जानने का ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पेज जो हमारा काम के लिए आएगा उसमें आते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये हमारा आईपीओ रेगुलेशन, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 जो आया उसका बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया गया। तो बोला जा रहा है कि आईपीओ रूल अभी जो 2023 में हमारा जो आईपीओ रूल हमारा आया हुआ है, तो ये आईपीओ रूल से पहले एक आईपीओ रूल और था जो था आईपीओ रूल 1933, है ना। अभी हमारा यहाँ पे आया हुआ है पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, पोस्ट ऑफिस रूल हमारा आया हुआ है नया, है ना। कौन सा पोस्ट ऑफिस रूल आया हुआ है फिलहाल कौन बताएगा? फिलहाल जो हमारा रूल आया हुआ है पोस्ट ऑफिस रूल्स, तो वो कौन सा रूल आया हुआ है? तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस रूल 2024 आया हुआ है ना। और उसी के साथ साथ एक रेगुलेशन भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा हमारा जारी किया गया, तो पोस्ट ऑफिस रूल 2024 और पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। तो रेगुलेशंस में आप अगर देखिएगा तो और डिटेल्ड में सारा जो रूल का डिफरेंट प्रोविजंस है उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बताया गया। और डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी आपका बताया गया। इसके पहले का जो मेरा आईपीओ रूल था वो था पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933, जिसको फ्रेम किया गया था आईपीओ एक्ट 1898 के आधार पे। आईपीओ एक्ट 1898 के आधार पे हमारा पोस्ट ऑफिस रूल 1933 बना था। इसके बाद एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था 2023 में, है ना, जिसमें हमने सोचा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सोचा कि भाई पुराना जो कॉलोनियल एरा का जो हमारा अंग्रेजों के ज़माने का जो आईपीओ एक्ट था, आईपीओ रूल था, उसको हटा के हम लोग एक अप टू डेट एक मॉडर्न सिस्टम के साथ कोप अप कर पाएगा ऐसा एक रूल्स रेगुलेशन लाने के लिए, जिसी का रिजल्ट अगर हम बोल सके तो जिसका रिजल्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024, है ना। क्या बोला जा रहा है देखिए, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 were formulated to address these evolving needs, ensuring that Indian postal service remain efficient, secure and responsive to the demand of the modern communication। आज के दिन में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसके साथ कोप अप करने के लिए ही इसको लाया गया है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट रेगुलेशंस है उसके बारे में देख लेते हैं। रेगुलेशन 1 और 2। रेगुलेशन 1 और 2 क्या बताता है? तो जैसे नॉर्मली होता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, तो ये डेट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा 16 दिसंबर 2024। एक मूवी भी आया हुआ था, अब याद करके देखिए 2003-4 साल में शायद, हमको जितना याद आ रहा है 16 दिसंबर नाम का। किसने किसने देखा वो मूवी? एक बार बताइए, इस बैच में कोई है जो ये मूवी देखे हैं? किसी ने देखा है? एक भी नहीं। हाँ, राकेश जी देखे हो, कैसा लगा था? रवि भी देखा है। चलिए, हम लोगों का बचपन का एक मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड मूवी जो है वो था 16 दिसंबर, है ना। और अगर बहुत बढ़िया मूवी था, इवन आज भी अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है आपका बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाइएगा। ठीक है, तो ये 16 दिसंबर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया, ये नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑन 16 डे ऑफ दिसंबर 2024। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 केम इन टू फोर्स ऑन 16 दिसंबर 2024। तो
कुछ रूल्स, कुछ एक्ट्स ऐसा भी होता है जहां पे गेजेट नोटिफिकेशन और डेट फ्रॉम विच द रूल और एक्ट हैज केम इनटू फोर्स ये डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे जो हमारा पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 है, इसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन का डेट और जिस दिन ये आपका लागू हुआ जनता के ऊपर, है ना, केम इनटू फोर्स, वो दोनों आपका सेम है। ठीक है। इस रेगुलेशंस में टोटल 180 रेगुलेशन दिखाया गया और टोटल 15 चैप्टर में ये बांटा हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल 5 शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया। तो 180 रेगुलेशन, 15 चैप्टर और आपका 5 शेड्यूल। ठीक है। और एक बार बता दीजिए फटाफट से, कब ये हमारा रेगुलेशन जो है आपका केम इनटू फोर्स, द डेट ऑन विच पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 केम इनटू फोर्स, एक बार फटाफट से बता दीजिए। 16 दिसंबर, वेरी गुड। रवि, अक्षय, राकेश, वेरी गुड। बाकी और किसी ने जवाब नहीं दिया? जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग जवाब दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, वेरी गुड। आदित्य का जवाब नहीं आया, इंद्रजीत का नहीं आया, महेश का नहीं आया, शशि का, चलिए मिश्रा, अपर्णा जी आपका भी जवाब आ गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है, अकाउंटेबल मेल क्या होता है। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, पहला रेगुलेशन हम लोग देखे थे, ये रेगुलेशन 1 था जहाँ पे आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया। अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके भीतर क्या क्या डेफिनेशन दिखाया गया, जैसे अकाउंटेबल मेल, क्या बोला जा रहा है अकाउंटेबल मेल के भीतर, accountable mail means such item that provide a receipt for tracking at the booking and require recipient signature for delivery। तो दो चीज यहां पे बताया गया। अकाउंटेबल मेल किसको बोलेंगे, जहां पे कोई आर्टिकल को बुक करने पर हम उसको क्या करते हैं, रिसिप्ट इशू करते हैं। अगर कोई आर्टिकल बुक करेगा तो मैं उसको रिसिप्ट दूंगा, नंबर 1। दूसरा, जब हम इसको डिलीवरी करने जाएंगे वहां पे रेसिपिएंट का सिग्नेचर चाहिए। अब ये सिग्नेचर जो है, इट मे बी इन इंक, इट मे बी इन डिजिटल फॉर्म। तो दोनों चीज जो है यहाँ पे मेरा अवेलेबल है ना। अकाउंटेबल आइटम जो है वो किसको बोला जाएगा, तो जहां पे एट द टाइम ऑफ बुकिंग हम रिसिप्ट इशू करेंगे इन, और साथ ही साथ बोला जा रहा है जब हम उसको डिलीवरी करने जाएंगे तो वहां पे रेसिपिएंट का सिग्नेचर लेंगे। अब ये सिग्नेचर जो है, इट मे बी इन इंक और इट मे बी इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है। जहां पे भी एक्ट के बारे में बताया जाएगा तो एक्ट का मतलब हो जाएगा पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, विच इज द 43rd एक्ट ऑफ 2023। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो आपका 2023 का 43rd एक्ट है। एड्रेसी का मतलब क्या होता है, तो एड्रेसी मीन्स इंटेंडेड रेसिपिएंट और द पर्सन टू हुम एनी आइटम इज टू बी डिलीवर्ड। इंटेंडेड रेसिपिएंट मतलब जो सेंडर है उनका इंटेंशन है कि ये फलाना व्यक्ति को मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, तो जिसको वो डिलीवरी करना चाहता है वो हो गया इंटेंडेड रेसिपिएंट, और कोई सम अदर पर्सन और सम अदर पर्सन जिसके पास वो चाहता है डिलीवरी करना, तो वो हो जाएगा मेरा एड्रेसी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन क्या बोला जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस मींस एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग गाइडलाइंस इशूड एज स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन 178 और 179 और 180। तो ये जो रेगुलेशन हम देख रहे थे इस आईपीओ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन में, टोटल कितना रेगुलेशन है एक बार बताइए फटाफट हमको। इसमें टोटल कितना रेगुलेशन है, टोटल हमारा 180 रेगुलेशन है। तो उस 180 रेगुलेशन के लास्ट का 3 जो रेगुलेशन है देखिए, 178, 179 और 180, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में, याद रहेगा। तो ये 3 रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो याद रखना रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिया गया, 178, 179 और आपका 189 और आपका 180, है ना, 178, 179 और 180। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करूंगा, अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप फटाफट से हमको पब्लिक चैट में भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा, अभी तक ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए।
बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पे रूल और रेगुलेशन के भीतर अंतर है। यहाँ पे जो आईपीओ एक्ट, आईपीओ रूल जब आप देखिएगा तो नॉर्मली क्या होता है, एक्ट के आधार पे रूल बनता है और यहाँ पे रूल के आधार पे रेगुलेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो रूल को भी और ज़्यादा इलेबोरेट करके इस रेगुलेशन को आपका बनाया गया है। आप अगर रूल में जाइएगा, जितना हमको याद आ रहा है टोटल 19 रूल वहाँ पे आपका दिया गया। ठीक है, और जब आप उसी से आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं रेगुलेशंस को, तो यहाँ पे 180 रेगुलेशन दिखाया गया। ठीक है, तो आईपीओ रूल जो है वो बेसिक फॉर्म में बताया गया कि भाई इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, पर कैसे करना है उसका डिटेल्ड प्रोसीड्योर वो सारा हमारा इस रेगुलेशन में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपका आईपीओ रूल्स को भी मैं ओपन करके रखा था मेरे स्क्रीन पर, तो आपको तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे इसके रूल के भीतर टोटल आपका 19 रूल दिखाया गया। इस 19 रूल के भीतर क्या क्या आता है तो वो भी मैं एक बार आपका ब्रीफ देखता हूँ। यहाँ पे जो जो दिया गया, तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट आपका रूल में दिखाया गया, डेफिनेशन दिया गया। फिर आपका सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे पोस्ट ऑफिस मेल सर्विस देगा, वैल्यू एडेड सर्विस देगा, यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस देगा, फिनेंशियल सर्विस देगा, मनी रेमिटेंस देगा, इंश्योरेंस देगा। अब मान लीजिए ये मेल सर्विसेज के भीतर क्या क्या रहेगा, है ना, जैसे मेल सर्विसेज के भीतर मेरा लेटर रहेगा, मान लीजिए मेरा पोस्ट कार्ड रहेगा, मेरा पार्सल रहेगा, है ना, तो ये क्या क्या रहेगा ये बताया गया रेगुलेशन में। क्लियर है, तो रूल में खाली रूल नंबर 3 अगर हम जब देखते हैं तो वहां पे बोला गया कि भाई पोस्ट ऑफिस जो है मेल सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब इस मेल सर्विस के भीतर क्या आएगा वो नहीं बताया गया। वो कहां पे बताया गया, वो बताया गया रेगुलेशन में। क्लियर है, दोनों के भीतर अंतर क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलिए, अब बोला जा रहा है भाई, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया ऑथोराइज्ड पर्सन का। क्या बोला जा रहा है, ऑथोराइज्ड पर्सन मींस ए पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द एड्रेसी टू रिसीव द आइटम। तो दो तीन केस यहाँ पे दिया गया। एक हो गया आइटम को रिसीव कर सकता है, दूसरा रिसीव द मनी। तो हमारा मनी ऑर्डर जो है उसके लिए भी हम किसी बंदे को ऑथोराइज कर सकते हैं, हमारा जो मेल प्रोडक्ट है उसके लिए भी किसी बंदे को ऑथोराइज कर सकते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है किसी भी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया, किस का पर्पज से, तो बोला गया एक एड्रेसी के द्वारा ऑथोराइज किया गया टू रिसीव सम आइटम ऑन बिहाफ ऑफ द एड्रेसी, और ही हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द पेई टू रिसीव द मनी ऑन हिज बिहाफ। तो यहां पे उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, ऑथोराइज्ड पर्सन। क्लियर है, अब आता है डिलीवरी को यहाँ पे डिफाइन किया गया। क्या बोला जा रहा है, डिलीवरी मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग एन आइटम टू द एड्रेसिस एड्रेस। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ है, जहां पे हम किसी आर्टिकल को डिलीवरी, जो हमारा एड्रेस है उनके एड्रेस में डिलीवरी करते हैं, या फिर उस आइटम को हम किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को डिलीवरी करते हैं, या फिर लोकेशन डिजिग्नेटेड टू रिसीव इट, है ना, या फिर कुछ और लोकेशन है जहां से उनको ये रिसीव करना था, वहां पे इसका डिलीवरी किया गया। तो सारा चीज जो है डिलीवरी कहलाएगा। जैसे कुछ केसेस ऐसा होता है, जब हम लोग आगे भी देखेंगे, कि मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, मैंने लेके क्या गया, बीट में गया। अब बोला जा रहा है कि एक बार आप बीट में गए हो, ठीक है, पर अगली बार आपको बीट में लेके नहीं जाना है, अगली बार उसको पोस्ट ऑफिस के विंडो से डिलीवरी हो जाएगा। तो ये विंडो जो है ये लोकेशन डेजिग्नेटेड टू रिसीव इट के भीतर आ गया, है ना। तो एक तो हो गया एड्रेसी का एड्रेस जहां पे जाके हम डिलीवरी कर पाएंगे, दूसरा हो गया एड्रेसी के द्वारा ऑथोराइज्ड किया हुआ किसी व्यक्ति को हम डिलीवरी कर रहे हैं, तीसरा क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर लोकेशन जिसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा डेजिग्नेट किया गया, जहां पे आके वो बंदा जो है उस आर्टिकल को रिसीव कर सकता है। ये सारा किसी भी जगह पे अगर जाके हम आर्टिकल को डिलीवरी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिलीवरी का प्रोसेस। ठीक है, आगे आते हैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज। क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज मींस डायरेक्टर इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफिस और एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, है ना। तो डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया, जहाँ पे बोला जा रहा है
किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डायरेक्टर के पद पर जो बंदा काम कर रहा है, और कोई ऐसा ऑफिसर, भले ही वो डायरेक्टर हो या ना हो, जिसके द्वारा डायरेक्टर का पावर जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है, उनको हम लोग डायरेक्टर पोस्टल सर्विस ही बोलेंगे। क्लियर है? तो इधर डायरेक्टर जो है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का डायरेक्टर जो है, उनको हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। कोई दूसरा बंदा अगर डायरेक्टर का पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे, उनको भी हम बोलेंगे डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। आगे आते हैं, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ये एक शब्द यहां पे दिया गया है ना, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो बोला जी, इट मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एन आइटम बाय द पोस्ट ऑफिस। जब कोई आइटम हमारे पोस्ट ऑफिस में रिसिप्ट होता है, मेरे द्वारा रिसीव किया गया, पोस्ट ऑफिस का कोई ऑफिसर के द्वारा उसको रिसीव किया गया, वहां से स्टार्ट करके जब तक इसको हम एड्रेस को डिलीवरी नहीं करते हैं, या फिर उसको रिटर्न टू सेंडर नहीं करते हैं, या फिर अदरवाइज उसका डिस्पोजल, जैसे मान लीजिए आरएलओ में रिटर्न कर दिया गया, ये काम नहीं करते हैं, तब तक बोला जाएगा द आर्टिकल इज इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट। तो इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल का पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्टेंस, मतलब जिस दिन पोस्ट ऑफिस में उसको हम रिसीव किए, वहां से लेके आर्टिकल की डिलीवरी तक, या फिर उसको रिटर्न टू सेंडर तक, या फिर उसका अदरवाइज डिस्पोजल तक, ये सारा प्रोसेस जो है इसके भीतर आ जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं लेटर बॉक्स। यहां तक क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े हम लोग। किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये वाला जो है ना आईपीओ रूल, अगला आईपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा डबल का एग्जाम है उसके लिए तो ये काम पे नहीं आएगा, उसमें इसका कोई रोल मेरे हिसाब से क्या नहीं आएगा यहाँ से कुछ भी। बट आपका अगला जो आईपी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और यहाँ से अच्छा खासा सवाल रहेगा। आप 100% श्योर रहिए, यहाँ से अच्छा खासा सवाल रहेगा। तो जो लोग अगला आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि नॉर्मली मैं जो भी बोलता हूँ ना कि यहाँ से सवाल पूछेगा, वहाँ से एग्जाम पे आता नहीं, इसलिए आप लोगों के नसीब है भाई, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बस मेरे ऊपर भरोसा करके आपको ठगना पड़ेगा, बट आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है ना। इसके लिए हम ऐसे खाली एग्जाम के बारे में भूल जाइए, पोस्ट ऑफिस में क्या चल रहा है ये तो हमको जानना जरूरी है ना, जिस कारण से ये पढ़ना हमको जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं, है ना। हमको अगर कोई सवाल पूछेगा कि भाई अभी कितने प्रकार का पोस्ट कार्ड होता है, कोई बताइएगा कितने प्रकार का पोस्ट कार्ड है, कितने प्रकार का पोस्ट कार्ड है, कोई बताइएगा। अगर जानते हैं तो बोल सकते हैं फटाफट, बिल्कुल जानते होंगे। 4 टाइप्स। चलिए, और कोई और कुछ? तो जब हम आगे देखेंगे ना, जब हम ये रेगुलेशंस को देखेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई वैसा कोई टाइप्स वाइप्स अभी कुछ है नहीं, सबको मार्च करके एक कर दिया गया है ना। तो ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट मैटर्स है बहुत सारा, जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आएगा, है ना। इसी में जो ये पीपीटी हम लोग देख रहे हैं ना, इसी में हम लोग आ जाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं सर्च करके, पोस्ट कार्ड। देखिए यहाँ पे जब हम लोग आएंगे ना, तो ये पोस्ट कार्ड में आपका आ जाएगा कि ये आपका अभी केवल एक ही प्रकार का, दूसरे किसी प्रकार का हमारा पोस्ट कार्ड का यहाँ पे आपका नहीं है। मेजर चेंज, कहाँ गया, उसे ढूंढो। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे, चलिए आगे आने देते हैं, जब आगे आएगा ना तो उस टाइम पे हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए आने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पहले से ना सोच के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं लेटर बॉक्स के बारे में क्या बोला गया। तो बोला जी रे, लेटर बॉक्स मीन्स ए बॉक्स इंस्टॉल्ड इन ए पोस्ट ऑफिस
और मेल ऑफिस और एट पब्लिक प्लेस। तो तीन जगह है जहाँ पे आपका लेटर बॉक्स इंस्टॉल होता है। एक हो गया पोस्ट ऑफिस में, एक हो गया मेल ऑफिस में, या फिर किसी पब्लिक प्लेस में भी इसका इंस्टॉलेशन हो सकता है। और ये लेटर बॉक्स को क्यों रखा जाता है? फॉर पोस्टिंग फुल्ली प्रीपेड लेटर, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे लेटर कार्ड बोल रहे हैं। तो फुल्ली प्रीपेड लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड एंड बुक पोस्ट आइटम। देखिए पहले हमारा बुक पैकेट हुआ करता था, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। अब आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पे बुक पैकेट और बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक जो है दोनों मिल गया, और मिल के एक हमारा बुक पोस्ट बन गया, है ना। तो जिस कारण से यहाँ पे देखिए बुक पोस्ट बोला जा रहा है, पहले ये शब्द यूज नहीं होता था बट अभी हो रहा है ना। तो हमको याद रखना रहेगा, मजा आएगा। आगे आते हैं, तो लेटर बॉक्स के भीतर हम क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि कौन सा आइटम जो है हम लोग लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, एक तो पहली बात याद रखना है कि फुल्ली प्रीपेड होना है, कि जब भी लेटर बॉक्स में कोई आइटम डाल रहे हैं इट शुड बी फुल्ली प्रीपेड। और क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 लेटर हो गया, नंबर 2 पोस्ट कार्ड हो गया, और नंबर 3 लेटर कार्ड हो गया, नंबर 4 बुक पोस्ट आइटम। ठीक है, तो ये चार आइटम जो है हम लोग लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब डेफिनेशन पेई का, डेफिनेशन ऑफ पेई। पेई का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली हमको ना बचपन में ये बड़ा होता था, बचपन मतलब उतना बचपन नहीं, जब हम लॉलीपॉप खाते थे उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुए तो वहाँ पे हमको पहले लगता था पेई मतलब जो पे कर रहा है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए पेई मीन्स द पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसीव द मनी थ्रू मनी रेमिटेंस सर्विस। तो जब मनी ऑर्डर इशू किया गया और यहाँ पे मान लीजिए ए ने एक मनी ऑर्डर भेजा, किसके पास? मनी ऑर्डर भेजा बी के पास। अब बताइए पेई कौन है, ए है या बी है? ए मनी ऑर्डर हैज बीन रेमिटेड बाय ए टू बी। नाउ हु इज द पेई? ए इज द पेई और बी इज द पेई? राकेश ने जवाब दिया, बाकी लोग जल्दी से जवाब दीजिए भाई लोग। हाँ राकेश का आया, रवि का आया, अभिजीत का आया, और अपर्णा जी का भी आ गया। तो कौन होता है यहाँ पे? बी को हम बोलेंगे पेई, मतलब जो रेसिपिएंट है, जिसको मिलने वाला है उसी को हम लोग पेई बोलते हैं। आगे आते हैं, अब बोला जी रे पोस्ट। पोस्ट मीन्स, देखिए ये सवाल भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि पोस्ट का मतलब क्या होता है। तो बोला जा रहा है पोस्ट मीन्स कलेक्शन, क्लियरेंस, शॉर्टिंग, डिस्पैच, कन्वेयंस, डिलीवरी, है ना। याद रहेगा। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया? सॉरी, पोस्ट का मतलब पोस्ट के भीतर क्या क्या आ जाता है? तो बोला जा रहा है पोस्ट के भीतर कलेक्शन, क्लियरेंस, शॉर्टिंग, डिस्पैच, कन्वेयंस और डिलीवरी। तो ये तीन तीन छह फंक्शन यहाँ पे दिया गया जो हमारा टर्म पोस्ट के भीतर आता है। ठीक है, तो तीन आपका सी वाला आ गया, C3, है ना। उसके बाद आपका शॉर्टिंग, डिस्पैच और डिलीवरी। कलेक्शन, क्लियरेंस, कन्वेयंस, शॉर्टिंग, डिस्पैच, डिलीवरी। तो ये छह टर्म जो है आता है हमारा पोस्ट के भीतर, इसको हमको याद रखना रहेगा। अगला डेफिनेशन दिया गया पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का मतलब क्या है? तो बोला जा रहा है पोस्ट मास्टर के भीतर आपका डायरेक्टर भी आ सकते हैं। इसके भीतर चीफ पोस्ट मास्टर ऑफ जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वो भी आ सकता है ना। तो डायरेक्टर और चीफ पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस, जैसे कुछ पोस्ट ऑफिस होता है, जीपीओ होता है, जिसका हेड जो है वो आपका डायरेक्टर है ना। कुछ जगह पे हेड जो है कौन होता है? आपका चीफ पोस्ट मास्टर होता है। तो बोला जा रहा है डायरेक्टर और चीफ पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस, सीनियर पोस्ट मास्टर और हेड पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, है ना, और एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ पोस्ट मास्टर एज द केस मे बी, हु इज द हेड ऑफ सच पोस्ट ऑफिस। तो बेसिकली पोस्ट मास्टर के भीतर कौन कौन आया? एचओ का जो हेड होता है और जीपीओ का जो हेड होता है, उसी को हम, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पोस्ट मास्टर बोलेंगे। अब एचओ के हेड में कौन कौन आ सकता है? तो एक आपका जो हेड पोस्ट मास्टर है वो आ सकते हैं, दूसरा जो सीनियर पोस्ट मास्टर है वो आ सकते हैं।
जीपीओ का हेड में कौन कौन आते हैं? तो नॉर्मली जीपीओ का हेड जो होता है हम उनको चीफ पोस्ट मास्टर बोलेंगे, या फिर कुछ कुछ ऑफिसेस है, जैसे जितना हमको याद आ रहा है कोलकाता जीपीओ जो है उनका जो हेड होता है वो डायरेक्टर है ना। कंफर्म करिएगा, अगर कोलकाता से कोई बिलोंग करते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये भी, ये सब लोग जो है ये आपका पोस्ट मास्टर कहलाए आ जाएंगे। क्लियर है? तो जीपीओ के केस में चीफ पोस्ट मास्टर और जनरल पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिसर्स के केस में हेड पोस्ट मास्टर और सीनियर पोस्ट मास्टर, ये सब लोग, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर हु इज एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ पोस्ट मास्टर, उनको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट मास्टर बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। देवी और सजनों फटाफट से एक बार जवाब दीजिए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? एक बार कंफर्म करिए, क्योंकि डेफिनेशन पोर्शन जो है ना नॉर्मली बोरिंग रहता है। नींद नहीं आ रहा है ना? किसको किसको नींद आ रहा है एक बार बताइए फटाफट से। अपर्णा जी, अभिजीत, अक्षय, अभिजीत को नींद नहीं आया, राकेश को नींद आ रहा है लग रहा है, राकेश को और इंद्रजीत को नींद आ रहा है। राकेश और इंद्रजीत जी बताइए, राकेश को नहीं आ रहा है। शत्रुघ्न जी, विशाल जी, चलिए ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। अब आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन या रीडायरेक्शन जो भी आप बोलिए, तो इसका मतलब क्या है? बोला जी रीडायरेक्शन और रीडायरेक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ असाइनिंग और डायरेक्टिंग एन आइटम टू एन एड्रेस अदर देन द वन टू विच इट वॉज इनिशियली एड्रेस्ड। तो कोई एक आर्टिकल था जो इनिशियली किसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए जा रहा था, और किसी स्पेसिफिक कारणवश हमको उसको उस एड्रेस के बदले किसी दूसरे एड्रेस में भेजना पड़ा, है ना। तो जा रहा था ए में, भेजना है हमको बी में, तो भाई ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा रीडायरेक्शन। क्लियर है? यही बात आपका यहाँ पे बताया गया कि रीडायरेक्शन मीन्स एक्शन ऑफ assigning or directing an item to an address other than the one to which it was initially addressed। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग रेमिटर, है ना। रेमिटर कौन है? तो रेमिटर मतलब जो रेमिट कर रहा है। रेमिटर मीन्स द पर्सन हु रेमिट्स मनी थ्रू मनी रेमिटेंस सर्विस। मनी रेमिटेंस सर्विस के माध्यम से जो बंदा आपका पैसा को रेमिट कर रहा है वही हमारा रेमिटर है। ठीक है। अब रूल्स का मतलब क्या है? तो रूल्स का मतलब, जब भी यहाँ पे रूल यूज किया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा पोस्ट ऑफिस रूल 2024। ठीक है। और इसके भीतर जो भी डिफरेंट रूल्स यूज किया गया उसी को हम लोग यहाँ पे रूल मानेंगे। शेड्यूल का मतलब, शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल एनेक्स टू दिस रूल। इस रूल के साथ जो शेड्यूल आपका एनेक्स किया गया उसी को हम यहाँ पे शेड्यूल बोल रहे हैं। एक बार फटाफट से बताइए टोटल कितना शेड्यूल है यहाँ पे? टोटल कितना शेड्यूल है? राकेश ने जवाब दिया, बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। अक्षय, रवि, वेरी गुड। टोटल 5 हमारा इसमें शेड्यूल है। अब सेंडर का मतलब क्या है? तो सेंडर मतलब जो बंदा सेंड कर रहा है, इसमें बताने का कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट, वेट मीन्स ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। देखिए ये सवाल पूछेगा, ये मेरा बात लिख लीजिए, अगले साल का आईपी एग्जाम पे ये सवाल पूछेगा। ठीक है। अगर आप बोलिएगा एविडेविट लाइएगा तो हम उसमें भी लिख के देंगे। बोला जा रहा है वेट मीन्स ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज हायर। इन दोनों के भीतर जो भी आपका ज्यादा है उसको हम लोग वेट बोलेंगे। ठीक है। ये सवाल हमारा एग्जाम पे पूछा जा सकता है, याद रखना है। चलिए अब कुछ सवाल है क्विज वाला। ये पीटीसी बड़ोदरा के जो स्टाफ रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, वो लोग बड़े मेहनत से प्रिपेयर किए होंगे, जिसका फ़ायदा अभी हम उठा रहे हैं, है ना। तो आपको सवाल का जवाब देना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयरिंग जो है थोड़ा बंद कर लेता हूँ, मैं सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अरे ये कहाँ जा रहा है, उसे ढूंढो। ठीक है। तो केबीसी केबीसी खेलेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अकाउंटेबल आइटम। क्वेश्चन मेरा सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अकाउंटेबल आइटम? ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पार्सल, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी लेटर, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन डी मनी ऑर्डर। इसके भीतर कौन सा जो है अकाउंटेबल आपका आर्टिकल नहीं होगा?
एक मिनट। निशित, चलिए, अच्छा एक मिनट प्लीज टाइम दीजिए हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला सवाल हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन मैंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अकाउंटेबल आइटम अंडर दिस रेगुलेशन। ऑप्शन ए में था इंडिया पोस्ट पार्सल, ऑर्डिनरी लेटर, ऑप्शन बी में था, ऑप्शन सी में था स्पीड पोस्ट, और ऑप्शन डी में था मनी ऑर्डर। तो आंसर क्या होगा? बी, डी, ए, बी, सी, डी, कौन सा वाला? कुछ लोग डी भी बोले हैं, शशि जी। इंद्रजीत जी बोला मनी ऑर्डर। देखिए, ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो आपका अकाउंटेबल नहीं है ना। मनी ऑर्डर जो है, हम लोग देखिए अकाउंटेबल मेल का डेफिनेशन जब पढ़े थे तो क्या हुआ, एक नंबर बोला जा रहा है बुकिंग के टाइम रिसिप्ट दिया जा रहा है, क्लियर। नंबर टू, डिलीवरी के टाइम पे उसका क्या हो रहा है, एक्विटेंस लिया जा रहा है ना। तो वो मनी ऑर्डर के केस में भी आपका होता है, जिस कारण से उसको भी अकाउंटेबल मेल मान लिया गया, मतलब अकाउंटेबल आर्टिकल मान लिया गया, भले ही वो मेल ना हो। बट ऑर्डिनरी जो है उसके बुकिंग के टाइम पे हम ना रिसिप्ट देते हैं, ना डिलीवरी के टाइम पे सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस रेगुलेशन हु इज डिफाइंड एज द पेई, है ना। इस रेगुलेशन के हिसाब से किसको हम पेई बोल रहे हैं? ऑप्शन ए, द पर्सन हु सेंड्स एनी आइटम, ऑप्शन बी, द पर्सन हु रिसीव्स द मनी थ्रू मनी रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन सी, द पर्सन हु पोस्ट एन आइटम, ऑप्शन डी, द पर्सन ऑथोराइज्ड टू डिलीवर्ड द आइटम। क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग। What does in course of transmission by post refer to? In course of transmission by post, ये कौन सा बात को, कौन सा ये चीज को रेफर करता है? ऑप्शन ए में बोला गया ओनली द पीरियड ऑफ शॉर्टिंग ऑफ आइटम, only the period of sorting of item in the post office. Option B, from receipt of an item to delivery, return or disposal. Option C, period of transporting item between cities. Option D, only the delivery time of the item. क्या हो जाएगा आंसर बताइए? इसका भी आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। चलिए अगला बताया गया रीडायरेक्शन के बारे में। अंडर दिस रेगुलेशन विच इज मींट बाय द रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन के भीतर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, रिटर्निंग एन अनडिलीवर्ड आइटम टू द सेंडर, ऑप्शन बी, डिलीवरिंग एन आइटम टू द ऑल्टरनेट एड्रेसी, ऑप्शन सी, changing the weight classification of item, option D, reclassifying the type of delivery service। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसका केस में भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ एन आइटम टू एन ऑल्टरनेट एड्रेसी। चलिए अगला आते हैं 6। बोला जा रहा है हु इज रेफर्ड एज द डायरेक्टर पोस्टल सर्विस इन दिस रेगुलेशन। Who is referred as Director Postal Service in this regulation? Option A, an officer responsible for handling international mail. Option B, the person in charge of logistic operation of post office. Option C, supervisory officer in each postal region. Option D, the officer in charge of an administrative office of post office or ऑन एक्सरसाइजिंग द डायरेक्टर लेवल पावर्स। डी हो जाएगा अभिजीत जी, यहाँ पे आप सुनने से पहले ही जवाब दे दिए थे, मुझे लग रहा है। बिल्कुल डी इसका आंसर हो जाएगा, बी नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय वेट इन कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024? ऑप्शन ए, ओनली द वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑफ द आइटम, ऑप्शन बी, the gross weight of the item, option C, either the gross weight or volumetric weight whichever is lower,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, सारा सी किसने किसने मारा? किशोर जी, शत्रुघ्न जी भी शायद सी बोले थे, शत्रुघ्न जी, अब्दुल रहमान। क्या होगा इसका आंसर? अरे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना है। बोला जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द वेट इन कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। ऑप्शन ए ओनली द वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑफ द आइटम, ऑप्शन बी द ग्रॉस वेट ऑफ द आइटम, ऑप्शन सी आइदर द ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज लोअर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। किशोर रवि जी अभी भी सी बोल रहे हैं। अभी घर पे जाके पीट के आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हम पुष्पा की तरह बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं साला। अरे वॉल्यूमेट्रिक वेट और आपका जो था क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक वेट और ग्रॉस वेट विच एवर इज हायर, मैं आपको बोला था लोअर, है ना? ध्यान रखना है, विच एवर इज हायर। ठीक है रवि जी, बिल्कुल बिल्कुल, विच एवर इज हायर। आपने मैंने कंसेंट्रेशन नहीं दिए इसीलिए गड़बड़ी हुआ, बाकी हम जानते हैं कि आप जान रहे हैं। पर सवाल आपका एग्जाम पे इसी तरीके से ना चेंज करेगा, हल्का सा चेंज करेगा कि पूरा मीनिंग ही उल्टा हो जाए, है ना? तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक रेगुलेशन एक दो देखे हैं, अब अगला आते हैं हम लोग। देखते हैं बिजनेस आवर्स के बारे में क्या क्या बातें, अच्छी अच्छी बातें बताया गया। चलिए, अब बोला जा रहा है बिजनेस आवर्स। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है 6 आवर्स। बिजनेस आवर्स कितने समय रहेगा? तो बोला जा रहा है 6 आवर्स प्रिस्क्राइब्ड एज बिजनेस आवर्स फॉर पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विथ पब्लिक। तो ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है ना? कि पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस आवर जो है वो कितने समय का रखा गया? तो बोला जा रहा है 6 घंटा जो है उसको हम लोग यहाँ पे रखे हैं। 6 आवर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज द बिजनेस आवर फॉर पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक। फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरी, देखिए यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन होगा, बट फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरी, कस्टमर अगर चाहता है इंक्वायरी करना, तो बोला जा रहा है इट शैल बी केप्ट ओपन इंटायर वर्किंग आवर ऑफ द ऑफिस। ऑफिस का जितना वर्किंग आवर है थ्रू आउट द डे, कभी भी कस्टमर आके हमसे सवाल पूछ सकता है। आप नहीं बोल पाइएगा कि 3 घंटा हो गया, 3 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, इसके बाद सवाल नहीं पूछना है, वो आप नहीं बोल पाइएगा। कभी भी आके सवाल पूछ सकता है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस कितने समय के लिए खुला रहेगा? तो बोला जाए फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स ए डे। एक दिन में मैक्सिमम 5 घंटे के लिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है ओपन रह सकता है। सर्किल, रीजनल एंड डिविजनल हेड shall empower to specify the period of business hour for each post office अंडर द जुरिस्डिक्शन। तो जो सर्किल हेड रहेंगे, रीजनल हेड रहेंगे या डिविजनल हेड है, वो एम्पावर्ड है किस लिए? कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के भीतर जो पोस्ट ऑफिस है उसका बिजनेस आवर जो है वो आपका स्पेसिफाई कर सकता है ना? कि कितने समय के लिए उनके अंडर का पोस्ट ऑफिस काम करेगा, वो ये लोग आपका स्पेसिफाई कर सकता है। रीजनल हेड कैन ऑथोराइज एडिशनल आवर फॉर हाई डिमांड सर्विसेज। हाई डिमांड सर्विसेज अगर कुछ है उसके लिए एडिशनल आवर कौन ऑथोराइज कर पाएगा? तो ये हमारा डिविजनल हेड नहीं करेंगे, ये करेगा रीजनल हेड, है ना? तो हाई डिमांड सर्विसेज के लिए एडिशनल आवर अगर देना है, वो करना किसका काम रहेगा? रीजनल हेड का रहेगा। ही कैन ऑल्सो फिक्स आवर्स एंड ट्रांजेक्शन लिमिट एज द केस में बी। कितने समय के लिए एक्स्ट्रा घंटा काम होगा और कौन सा ट्रांजैक्शन उस दौरान किया जाएगा, ये भी हमारा जो रीजनल हेड रहेंगे वो आपका फिक्स करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पेमेंट ऑफ पोस्टेज में क्या क्या बात बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पोस्टेज शैल जनरली बी पेड बाय मोड्स मेंशनड इन रूल 9। रूल 9 में जो जो डिफरेंट मोड दिया गया उसके आधार पे ही आपका पोस्टेज का पेमेंट जो है किया जाएगा। ठीक है, रूल 9 में जो डिफरेंट मोड दिया गया उसी के आधार पे आपका पोस्टेज का पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपका
हालांकि आपको तो दिख नहीं रहा होगा, बट जो जब आप ये रिकॉर्डिंग देखिएगा क्लास का, तो वहाँ पे आपका मिल जाएगा, है ना, कि कौन सा मोड। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन सा मोड है जिसमें हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक बार इसको देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस रूल्स, है ना, यही हम लोग देख रहे थे। कहाँ गया? हाँ। मोड्स ऑफ पेमेंट के भीतर क्या क्या आ रहा है, तो नंबर वन बोला जा रहा है इन कैश, है ना। ये देखिए रूल 9 जो है, रूल 9 हमको बताता है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर चार्जेस। क्या बोला जा रहा है, नंबर वन, पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। फिर पेमेंट मे बी मेड थ्रू डिजिटल मोड, डिजिटल मोड में पे किया जा सकता है। बाय पोस्टेज स्टैम्प, इसके माध्यम से पे किया जा सकता है। बाय मीन्स ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, इसके माध्यम से। और एनी अदर मोड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। इसको छोड़ के अगर हमारे रेगुलेशन में कोई दूसरा मोड के बारे में बताया गया, तो उसके माध्यम से भी ये पेमेंट जो है आपका किया जा सकता है ना। तो ये कुछ 5 मोड है, 5 मोड के बारे में बताया गया कि हम कैश में पे कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल मोड में पेमेंट हो सकता है, पोस्टेज स्टैम्प के माध्यम से, फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से, और हमारा जो आईपीओ रेगुलेशन है इसके भीतर अगर कोई दूसरा प्रोविजन दिया गया, उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हमारा यहाँ पे रेगुलेशन में बताया जा रहा है कि पोस्टेज शैल जनरली बी पेड बाय मोड्स मेंशन इन रूल 9। तो ये आपको याद रखना रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्टेज को कैसे पे किया जा रहा है जाएगा, इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया, एक बार बताइए, कौन सा रूल में बताया गया। रूल 9 में बताया गया, रूल 9 में बताया गया। वेरी गुड। देखिए आधार के बारे में रवि जी पूछ रहे हैं, तो सारा सर्विसेज आधार भी हमारा सर्विसेज के भीतर ही आएगा, तो उसके लिए भी वर्किंग आवर में प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आधार अलग से दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारा डिपार्टमेंट का ही हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सर्विस आवर फिक्स होना चाहिए कि कितने समय के भीतर उसका ट्रांजैक्शन होगा। ये जो कंसर्न एरिया में आपका डिविजनल हेड रहेंगे, वो जब अपना डिवीजन का वर्किंग आवर बनाएंगे डिफरेंट पोस्ट ऑफिस के लिए, है ना, तो उस टाइम पे आपका बनाना रहेगा। कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, किसी को याद है आपका, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस के लिए? किसी को याद है नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस के लिए? नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस जब हम लोग बनाते हैं, जितना हमको याद आ रहा है, हम लोग एसओ एचओ वगैरह के लिए जब बनाया जाता है, उसके लिए M6 में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और जब बीओ के लिए बनाते हैं, तो बीओ के लिए फॉर्मेट होता है M6C। ठीक है ना, वेरी गुड रवि जी। बीओ के लिए जो होता है वो आपका M6C में होता है, अदर ऑफिस के लिए M6 में होता है। अब क्या बोला जा रहा है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर सम्स पेएबल शैल बी मैंडेटरी एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन्ड, है ना। अगर किसी पार्टिकुलर सर्विस के लिए मेंशन कर दिया गया कि भाई बिना प्री पेमेंट का भी आप वो सर्विस अवेल कर सकते हो, तो ठीक है। अदरवाइज प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, है ना, और एनी अदर सम पेएबल शैल बी मैंडेटरी, है ना, तो प्री पेमेंट जो है वो मैंडेटरी। Unpaid or insufficiently paid items are liable to be kept on hold for charging
द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। तो ये सवाल ना एक आपका शॉर्ट वन लाइनर का सवाल आता है, ठीक है। ये आपका पूरा नहीं देगा, ये यहाँ तक देगा। जब आपका सवाल एग्जाम पे पूछेगा तो यहाँ तक देगा ट्रू और फॉल्स में, कि अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आइटम्स आर लायबल टू बी केप्ट ऑन होल्ड। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स को हम होल्ड करते हैं, क्यों? ताकि हम वहाँ पे पोस्टेज ड्यू जो है उसको चार्ज कर सके, कि कितना अमाउंट हमको कस्टमर से रिकवरी करना है, ये हम वहाँ पे जज कर सके, ठीक है। इनवैलिड कंडीशन फॉर प्रीपेमेंट, बोला जा रहा है स्टैम्प्स और इम्प्रेशन नॉट ऑथोराइज्ड बाय द रेगुलेशन। कोई भी स्टैम्प या कोई भी इम्प्रेशन जो हमारे रेगुलेशन के द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं है, बेसिकली अब बोल सकते हैं कि अदर देन डिपार्टमेंट का कोई पर्सनल किसी ने स्टैम्प बना के दे दिया, तो वो तो हमारे इस रेगुलेशन के भीतर ऑथोराइज्ड होगा नहीं, है ना। तो वो हमारा पेमेंट का मोड नहीं हो सकता है। नंबर वन, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं फेक स्टैम्प जो है इट इज नॉट ए ऑथोराइज्ड मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिर बोला जा रहा है स्टैम्प्स दैट आर डिफेस्ड, कोई स्टैम्प जो है उसको डिफेस कर दिया गया, मतलब पहले भी यूज्ड अप स्टैम्प है, वो टॉर्न है, टूटा फूटा हुआ है, या फिर वो डैमेज्ड है, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, याद रहेगा। तो स्टैम्प और इंप्रेशन विच आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय द regulations आर ट्रीटेड एज इनवैलिड कंडीशन फॉर प्रीपेमेंट, वो आपका प्रीपेमेंट के लिए इनवैलिड हो जाएगा। डिफेस्ड, टॉर्न और अदरवाइज अगर कोई डैमेज स्टैम्प है वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इंप्रेशन विथ एडेड वर्ड्स, लेटर्स, डिजाइंस, है ना, इसको भी बोला जा रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इनवैलिड कंडीशन के भीतर बोला जा रहा है स्टैम्प और फ्रैंकिंग इंप्रेशन विथ एडेड वर्ड्स, लेटर्स और डिजाइंड, है ना। अगर स्टैम्प के साथ या फिर फ्रैंकिंग इंप्रेशन के साथ कोई वर्ड जिसको हमारा जो डायरेक्टर है उनके द्वारा उसको आपका ऑथोराइज नहीं किया गया, ऐसा अगर कोई दूसरा वर्ड इशू किया जाता है, कोई लेटर है, कोई डिज़ाइन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अनलेस ऑफिशियली मार्क्ड बाय द डायरेक्टर जनरल, है ना। अगर डीजी के द्वारा अलग से उसको ऑफिशियली मार्क किया गया कि नहीं इसको देना है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई वर्ड, कोई लेटर या कोई डिज़ाइन अगर यूज़ कर दिया गया तो वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैम्प, फ्रैंकिंग इंप्रेशन विथ एडेड वर्ड्स, लेटर और डिजाइन which is not officially marked by the director general will be treated as invalid. Stamps cut and separated from embossed envelope, embossed envelope का जो स्टैम्प है अगर उससे किसी ने क्या किया, कट कर लिया, है ना, पोस्ट कार्ड का स्टैम्प था या फिर रैपर का कोई स्टैम्प था, उसको किसी ने कट कर लिया और करके दूसरे जगह पे बिठा दिया, तो वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना। जैसे पोस्ट कार्ड में देखिएगा एक स्टैम्प रहता है, एक टाइगर का फोटो जैसा रहता है, 25 पैसा 50 पैसा वाला, तो मान लीजिए उस फोटो को किसी ने काट लिया और किसी दूसरे इन्वेलॉप या लेटर के ऊपर डाल दिया और बोल रहा है ये मैं पोस्टेज लगा दिया हूँ, तो भाई नहीं चलेगा, ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। आगे आते हैं, बोला जा रहा है स्टैम्प्स मे हैव परफोरेटेड आइडेंटिफाइंग मार्क्स और इनिशियल, स्टैम्प के भीतर आपका परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप स्टैम्प देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए ये एक स्टैम्प का शीट हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए ये इतना सारा आपका स्टैम्प है, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला पोर्शन से एक प्रकार का छेद छेद टाइप रहता है ना, जिसको जब हम काट देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का आपका डिज़ाइन आ जाएगा, है ना, इस प्रकार का आपका डिज़ाइन आ जाएगा। अब मेरा ड्राइंग बहुत घटिया है जिस कारण से आपको समझने में थोड़ा इशू हो रहा होगा, बट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेशन, है ना। तो परफोरेशन जो अलाउड है, कुछ कुछ दूसरे जगह पे भी कुछ स्टैम्प के भीतर भी आपका क्या होता है, परफोरेशन का डिज़ाइन बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्टैम्प का सेट है, अब यहाँ पे मान लीजिए परफोरेशन इस तरीके से किया गया कि एक महात्मा गांधी का जो चेहरा है उसका आपका एक डिपिक्ट हो जाए, है ना, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे परफोरेशन।
तो ये परफोरेशन या फिर परफोरेशन वाला जो आइडेंटिफाइंग एलिमेंट है, मार्क है, इनिशियल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वैलिड है, ये आपका एक्सेप्शन के भीतर आ जाएगा। क्लियर है। फिर बोला जा रहा है बुक नाउ पे लेटर आइटम्स एंड अदर्स एज स्पेसिफाइड इन एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस आर एक्सेप्शंस टू दिस रेगुलेशन। तो बुक नाउ पे लेटर हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे हम बोले हैं कि भाई प्री पेमेंट जो है ये मैंडेटरी है ना, प्री पेमेंट जो है ये मैंडेटरी है, बट यहाँ पे बोला गया एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन्ड। तो कहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे हमारा BNPL बुक नाउ पे लेटर अभी दो, अभी पोस्ट करो, बाद में पैसा दे देना, ये सर्विसेज की भी उसी का एक एग्जाम्पल हो जाता है ना, तो ये हमारा अलाउड है। क्लियर है। आगे बढ़े यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, सप्लाई फ्रॉड्यूलेंट यूज इलीगल मैन्युफैक्चर एंड यूजेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार का जो पोस्टेज स्टैंप है उसका सप्लाई के बारे में, उसके फ्रॉड्यूलेंट यूजेस के बारे में और इलीगल मैन्युफैक्चर के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। क्या बोला जा रहा है, गाइडलाइंस सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, procedures for handling, that is supply, custody and sale of postage stamp shall be specified in administrative instruction from time to time। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इशू किया जाएगा जहां पे हमारा प्रोसीड्योर क्या होगा कि कैसे स्टैम्प को सप्लाई किया जाएगा, कस्टडी में कौन कौन रहेंगे, कैसे उसका बिक्री होगा, ये सारा मैटर जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा। परमिशन रिक्वायर्ड फॉर सेल, only those with central government approval shall sell और डिस्ट्रीब्यूट पोस्टेज स्टैम्प। अब आप जाइएगा कोई ग्रोसरी शॉप में और वहां पे जाके पोस्टेज स्टैम्प मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो वही बात बोला जा रहा है कि ओनली दोज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अप्रूवल देगा वहां से ही आपका पोस्टेज स्टैम्प का जो है सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सकता है ना। याद रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अप्रूवल देगा वहां पर ही आपका पोस्टेज स्टैम्प का सेल हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। पेनल्टीज फॉर वायोलेशन, बोला जा रहा है अनऑथोराइज्ड सेल और ब्रीच ऑफ टर्म्स इज पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर कोई वायोलेशन करेगा, है ना, अनऑथोराइज्ड वे में कोई पोस्टेज स्टैम्प को सेल करेगा, है ना, या फिर कोई दूसरा कंडीशन को वायोलेट करेगा, तो बोला जा रहा है ये भी हमारा पनिशेबल ऑफेंस है ना, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये बात हमको याद रखना रहेगा। पनिशेबल ऑफेंस रीयूजिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प फ्रॉड्यूलेंटली। एक बार मैंने क्या किया, चिट्ठी बुक कर दिया, डिलीवर हो गया, फिर वहां से पोस्टेज स्टैम्प को उठा लिया, दूसरे जगह पे लगाया और फिर दोबारा चिट्ठी पोस्ट कर दिए। तो बोला जा रहा है कि रीयूजिंग पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रॉड्यूलेंटली टू कॉज लॉस ऑफ गवर्नमेंट इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो ये भी हमारा लॉ के नज़र में क्या है, आपका एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। याद रहेगा, ये भी हमारा पनिशेबल ऑफेंस है। क्लियर। आगे बढ़े। नॉन डिलीवरी ऑफ आइटम, बोला जा रहा है कि आइटम्स विथ डिटेक्टेड रिफ्यूज्ड स्टैम्प शैल नॉट बी डिलीवर्ड एंड विल बी हैंडल्ड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इशूड टाइम टू टाइम। तो नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल के केस में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी आइटम्स अगर डिटेक्ट हो जाता है ना, आइटम्स विद डिटेक्टेड रीयूज्ड स्टैम्प्स, उस जगह पे अगर ऐसा हुआ है कि आपको पता चल गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि ये स्टैम्प को पहले भी यूज किया गया था और दोबारा उसको यूज किया जा रहा है, तो वहां पे बोला जा रहा था आइटम्स डिटेक्टेड री यूज स्टैम्प्स शैल नॉट बी डिलीवर्ड। उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसको हम लोग डिलीवरी नहीं करेंगे और उसको हम हैंडल कर देंगे कहाँ पे, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इशूड टाइम टू टाइम, है ना, वहां पे हम उसको हैंडल कर देंगे। कहाँ पे बोला जा रहा है, वहां नॉन डिलीवरी ऑफ आइटम के भीतर बोला जा रहा है इफ आइटम डिटेक्टेड विद रीयूज्ड स्टैम्प शैल नॉट बी डिलीवर्ड, उसको हमको डिलीवरी नहीं करना है। और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो बोला जा रहा है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दिया गया उसके आधार पे हम उसको आपका
ट्रीट करेंगे। अब बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिया गया, कौन सा रेगुलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दिया गया, किसको किसको याद है फटाफट से बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिया गया था, आज ही हम लोग देखे थे। खाली एक नहीं है रवि जी, तीन है, तीन जगह पे। हाँ बिल्कुल, 178, 179 और 180, ये तीन जो रेगुलेशन है हमारा, उस जगह पे दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन में बताया गया होगा कि अगर नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल होता है, क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट ऑफिस वाला ने डिटेक्ट कर दिया कि वहां पे रीयूज्ड स्टैम्प इशू हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वहां पे क्या करना रहेगा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं। काउंटरफिट स्टैंप, काउंटरफिट स्टैंप क्या हो रहा है, तो बोला जी ने मैन्युफैक्चरिंग और यूजिंग फोर्स्ड, काउंटरफिट और फिक्टिशियस पोस्टल स्टैंप इज इलीगल एंड पनिशेबल अंडर एप्लीकेबल लॉ। तो अगर कोई बंदा जो है फर्जी वाला, जाली वाला, या फिर काउंटरफिट या फिर फिक्टिशियस, है ना, फिक्टिशियस मतलब छद्म आप बोल सकते हैं, मैंने एक्चुअल नहीं है, जो आपका भेग है, बनाया गया है, ऐसा कोई पोस्टेज स्टैंप अगर यूज करता है तो ये आपका इलीगल है और ये भी आपका पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब तो काउंटरफिट मतलब आप जाली बोल सकते हो, है ना, जैसे मान लीजिए फोटोकॉपी टाइप, है ना, तो ये सब हमको यूज नहीं करना है। तो अलाउड कहाँ कहाँ पे है, रिप्रोडक्शन कब अलाउड है, तो बोला जाए स्टैम्प्स में ओनली बी रिप्रोड्यूस्ड फॉर फिलाटेलिक पब्लिकेशन। अगर डिफरेंट फिलाटेलिक एक्टिविटीज होता है, एग्जीबिशन होता है, उसके लिए स्टैम्प जो है उसका रिप्रोडक्शन जो है अलाउड है। ठीक है, educational sections related to postage stamp following the specific administrative instruction issued time to time। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टैम्प्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है, जा सकता है, किस लिए, फिलाटेलिक पब्लिकेशन के लिए, है ना। एडुकेशनल सेक्शंस रिलेटेड टू पोस्टेज फॉलोइंग द स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। अब उसके लिए भी, जब हम आपका फिलाटेलिक पब्लिकेशन के लिए भी हम आपका पोस्टेज स्टैम्प बनाएंगे, वहाँ पर भी बोला गया कि बनाने से पहले आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन को देख लो, फिर जाके आप इसको बनाओ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक रखें या आगे बढ़े, आगे हमारा फिलेटली है, उसके बारे में पढ़ना रहेगा, आज यहाँ तक रखें। बिल्कुल, जैसे हमारा प्रीवियस में भी था, हम लोग आईपीओ, जब हम लोग पीओ गाइड पढ़े थे उसके भीतर भी हम लोग देखे हुए थे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक रखें। शत्रुघ्न बोला यस, किशोर बोला यस, अक्षय बोले यस, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग मोटा मोटी 3-4 क्लास हम लोगों को लगेगा इसको कंप्लीट करने में, है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल के लिए सबको मेरी क्रिसमस, और बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए, है ना। छोटा सा जीवन है, एंजॉयमेंट का मौका जो है छोड़ना नहीं चाहिए, तो एंजॉय भी कर लीजिएगा, साथ में पढ़ाई लिखाई का काम भी करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू ऑल, गुड नाइट शशि जी, गुड नाइट शत्रुघ्न जी, बाकी सब लोगों को गुड नाइट। बिल्कुल, मैं ये पीपीटी जो है आपका ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आज ही शेयर कर देता हूँ। गुड नाइट विशाल।